दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिनका नाम है नागार्जुन बी गौड़ा। इनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो आईएएस महोदय हैं नागार्जुन बी गौड़ा ये चर्चा में क्यों हैं। तो कोई भी आईएएस हो चाहे आईपीएस हो या कोई भी अधिकारी हो, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना बहुत आम सी बात हो रखी है। तो इन पर भी लगा है भ्रष्टाचार का आरोप, और भ्रष्टाचार क्या है ये भी हम बताने का कोशिश करते हैं। तो ये जो गौड़ा साहब हैं ये मध्य प्रदेश कैडर के अफसर हैं और हरदा जिले में इनकी पोस्टिंग है। तो इनसे पहले जो वहां अधिकारी थे प्रवीण फुल पगाड़े ने एक सड़क निर्माण कंपनी है पाथ इंडिया पर गलत ढंग से रोड बनाने के इल्जाम में और पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप में प्रवीण जी ने उनके ऊपर 51.67 करोड़ का फाइन लगाया था। जब इनके ऊपर फाइन लगाया उसके बाद प्रवीण सर की हो जाती है उनके ट्रांसफर होने के बाद नागार्जुन बी गौड़ा वहां पर कलेक्टर बन के जाते हैं। कलेक्टर बनकर जाते हैं तो सारी फाइलें उनके पास आती है। तो सारी फाइलें जब उनके पास आती है तो ये फाइल भी आता है, फाइन वाला फाइल। तो इस कंपनी के मैनेजर को या मालिक को बुलाया जाता है कि आप आइए, सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनके कंपनी के मालिक वहां पर गए मिलने के लिए और उनसे सफाई मांगी जाती है। तो उस सड़क कंपनी के जो मैनेजर थे या मालिक थे उन्होंने कहा कि जितना वो अनियमितता बता रहे हैं उतना अनियमितता नहीं था, सिर्फ छोटा सा अनियमितता था, अपने हिसाब से उन्होंने बताया, सफाई दिया। तो नागार्जुन बी गौड़ा ने जो 51 करोड़ का फाइन था उसको बदल के 4000 सिर्फ 4000 रुपया फाइन लगाकर उस कंपनी को जाने दिया। तो जब ये 51 करोड़ का जब कोई फाइन सिर्फ 4000 में सेटल होता है तो यहां पर ये मामला भ्रष्टाचार का मामला नजर आता है। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और कार्यकर्ता हैं, उनको इस ट्रांजैक्शन पर डाउट होता है और उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। तो जब मामला आगे बढ़ता है तो जो नागार्जुना साहब हैं उन्होंने भी आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है वो नियम के तहत हुआ है और जितना फाइन बनता था उतना ही फाइन लगाया गया है। तो इसका मतलब जो इनसे पहले जो प्रवीण जी थे उन्होंने इसका मतलब कुछ ज्यादा फाइन लगाया है, जो दोनों में से एक ही सही हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप आए दिन देखते हैं कि सरकारी चपरासी से लेकर अधिकारी तक उनके घर में जब छापा डाला जाता है किसी एजेंसी के द्वारा तो अथाह संपत्ति निकलता है और बहुत सारे लोग जिनमें चपरासी से लेकर अधिकारी आईएएस तक बहुत सारे लोग अभी जेल में बंद हैं। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा होता है। और ये जो नागार्जुना साहब हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इन्होंने एथिक्स के ऊपर एक पूरा का पूरा किताब तक लिख डाला है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड, ये पूरा किताब इन्होंने लिखा है। और ऐसे किताब लिखने वाले आईएएस पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, 10 करोड़ रिश्वत का आरोप लगता है, तो लोगों का गुस्सा या लोगों को आश्चर्य होना लाजमी हो जाता है। क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
लेकिन अगर कोई आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, इस तरह की बातें करता है और फिर अगर वो इस तरह का भ्रष्टाचार करता है तो लोग सोचता है कि ये इसने क्या किया और क्यों किया। आप देख सकते हैं बहुत सारे राजनेता हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके चुनाव जीतते हैं, लोगों का विश्वास हासिल करते हैं और उसके बाद चुनाव जीत कर आते हैं, उसके बाद इतना भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, इतना भ्रष्टाचारी बन जाते हैं कि उनके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसी तरह जितने भी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सब एक शपथ पत्र डालकर आते हैं कि हम इस तरह के कामों में नहीं लगेंगे। लेकिन वो जैसे ही नौकरी ज्वाइन करते हैं, वो जितने भी शपथ लिए होते हैं, वादे किए हुए होते हैं, सबको साइड में रख देते हैं और फिर उसी धर्रे पर चलना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? और इसमें दोस्तों मैं सबसे बड़ा दोषी जानते हैं किसको मानता हूं? जैसे कि ये आईएएस और आईपीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये 3 स्टेज पे होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो मैं सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं इंटरव्यू के जो पैनल में जो लोग होते हैं, उनको सबसे बड़ा मैं दोषी मानता हूं कि मतलब कि इंटरव्यू में आप उस बंदे के सामने 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट आप गुजारते हैं और आप हर अन्य चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं कि वो कैसे चल के आता है, सांस कैसे लेता है, आंखें कैसे झपकाता है, किसको देखता है, कैसे नहीं देखता है, पानी कैसे पीता है, इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं। लेकिन आप उसके अंदर की भावनाओं को आप पहचान नहीं पाते हैं। आपके सामने वो अच्छी अच्छी बातें करता है कि हम जी आएंगे, आप पूछते हैं ना, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, तो समाज सेवा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, जितना भी हो अपने तरफ से अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, जैसा कि नेता लोग करते हैं ना चुनाव में आने से पहले कि ये करेंगे जी, वो करेंगे जी, ऐसे कर देंगे जी, वैसे कर देंगे जी, करते कुछ नहीं है। इसी तरह आईएएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू पैनल के सामने अपनी वो छवि बना देते हैं कि इंटरव्यू पैनल वाले को भी लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा तो मुझे कैंडिडेट मिल ही नहीं सकता है। और जो बेस्ट होते हैं, मतलब बेस्टम से भी जो बेस्ट होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है और वो फिर ऐसे निकलते हैं। बताइए, तो ये पूरा सिस्टम ही जो है ऐसा बना हुआ है। आप इनको जैसे कि आईएएस को आप कहिए कि दहेज प्रथा पर आप लेख लिखो, तो इतना शानदार लेख लिखेंगे, इतना शानदार लेख लिखेंगे कि आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन वैसे ही लेख लिखने के बाद वो कागज है जो साइड में रखते हैं। जब शादी की बात होती है, फिर वही आईएएस और वही आईपीएस अपने माता पिता के साथ, मतलब कि लड़की वालों से 1 करोड़ 2 करोड़ की मांग भी करता है। तो कथनी और करनी हर जगह मतलब डिफरेंशिएट हो ही जाता है। लोगों को कितना भी आप कहो कि अपनी कथनी और करनी में मतलब कि ज्यादा फर्क ना रखे, लेकिन इतना कॉन्ट्रास्ट होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसी पर मुझे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मालिक थे, उनका याद आता है कि दिल्ली के मालिक का एक मंत्री था, संदीप कुमार। तो अरविंद केजरीवाल कहते थे संदीप कुमार इतना शरीफ आदमी है कि ये सुबह डेली उठता तो अपनी बीवी के पांव छूता है। तो लोगों को भी लगा कि भैया ये तो बहुत शरीफ आदमी है। अब इसके बारे में जब पता चला कि ये मंत्री तो राशन कार्ड बनाता है, राशन कार्ड एक बन चुका है प्रोवर्ब, मुहावरा, राशन कार्ड आप बनाने का किसी को कहिए तो हो सकता है कि वो आदमी नाराज भी हो जाए। ऐसा हो गया, राशन कार्ड बनाने को इस मंत्री ने खराब कर रखा है। आप अरविंद केजरीवाल का ही एग्जाम्पल लीजिए, उसके मंत्री का तो छोड़िए ना। अरविंद केजरीवाल ही कहता था ना कि मैं आऊंगा तो गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। लोगों को लगा कि यार ऐसा कैसे कोई आदमी कह सकता है, गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, इतना शरीफ इंसान कोई हो सकता है क्या? और वो अरविंद केजरीवाल गाड़ी के लिए, बंगला के लिए पहुंच गया हाई कोर्ट कि हमको जी गाड़ी नहीं दे रहा, बंगला नहीं दे रहा है। मतलब कॉन्ट्रास्ट तो देखिए, मतलब कि इतना, मतलब कि विरोधाभास कथनी और करनी में थोड़ा स्लाइटली फर्क हो तो समझ में आता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा कॉन्ट्रास्ट।
नहीं लेंगे से लेंगे क्यों, मतलब कि लड़ के लेंगे ऐसा। तो वैसे ही ये आईएएस सब जो है, मतलब कि जो भी अधिकारी लोग हैं, इनके आचरण में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है। पर्दे के पीछे कुछ और, पर्दे के पीछे मतलब कि आगे पर्दे के सामने कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और रूप होता है। ये अब तो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना। अब तो न्यायाधीश महोदय के घर में भ्रष्टाचार के पैसे पाए जाते हैं। तो ये तो सफाई में कह सकते हैं कि जब न्यायाधीश महोदय के घर में मतलब कि जले हुए नोट मिलते हैं, उनको कुछ नहीं किया गया, तो मेरे पर तो रिकवरी नहीं ना हुआ है। अरविंद केजरीवाल आज तक मतलब खुले में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? इसीलिए ना, क्योंकि वो कहता है कि अब तक मेरे पास से एक चवन्नी भी रिकवर हो नहीं पाई है। अदालत में उसका स्टैंड करता है, ये बात है। और जो जांच एजेंसी है वो रियल में मतलब एक भी मनी ट्रेल को ढूंढ नहीं पाया है। खर्चा हुआ है, बस इतना ही कह पाया कि इन्होंने पैसा लिया और यहां खर्चा किया है। अब अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जब मतलब कि इस तरह के पैसों का हिसाब किताब सही से बैठा दे, तो ये आदमी भी आईएएस है, ये आदमी भी वो सारा सिस्टम को जान रहा है। इसने भी पैसे को इधर उधर कहीं ना कहीं लगा दिया होगा ठिकाने। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि ये कोई ये कह दे कि भ्रष्टाचार को हम रोक लेंगे या भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। ये सिस्टम पूरा सड़ चुका है। तो ये कैसे ठीक होंगे? मुझे तो लगता है कि भगवान के ही हाथों में, भगवान ही इनके मालिक हैं और कोई नहीं है फिर दूसरा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।